तो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर शायद 18 या 17 तक कर लिए थे, उसमें से एक सेम टाइप था जिसको टाइप नहीं किया गया। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 से आज हम लोग शुरू करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 19 चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो अपना फिजिक्स का है, संधारित्र और परावैद्युत, उसके न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स कुमार मित्तल की बुक के हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 19 से, और एक एक करके जितने हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उतने क्वेश्चन करा दिए जाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 19 को आप पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में ये कहा जा रहा है, एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर नाप की धातु की दो आयताकार चादरों से बने हैं। चादरों के बीच की दूरी 4 mm है और उनके बीच 60-40 4 mm नाप की एक विद्युत रोधी प्लेट रखी है जिसका परावैद्युतांक 7 है। इस संधारित्र को 200 वोल्ट पर आवेशित करने के लिए कितने कूलाम वैद्युत आवेश की आवश्यकता होगी। ये सारे क्वेश्चन आप अपने आप से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि इनमें क्वेश्चन पढ़ना ही ज़रूरी है। बस मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो, संधारित्र है एक वायु संधारित्र, उसकी जो धातु की चादर है उनकी माप क्या लिखी है, ये देखो लिखी है 60 और सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है उसकी, और लंबाई और चौड़ाई से क्या निकलता है बताएं, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्षेत्रफल। ए का मान है, ए बराबर दे रखा है 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर गुणे 40 सेंटीमीटर। अगर इसको गुणा कर देंगे तो 4 से 24 और 2 0 मिल जाएंगे, 2 0। और बताइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर मिलकर क्या बना देगा, सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 2400। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 की पावर -4 से गुणा करते हैं, पता है आपको। 2 0 से 2 पावर इसकी कम हो जाएंगी, तो ए का मान आ जाएगा 24 गुणे 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं। दो आयताकार चादरों से बनी है, चादरों के बीच की दूरी, बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 4 mm। जैसे कि ये समांतर प्लेट संधारित्र है, ये इनका क्षेत्रफल ये मिल गया हमें, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है ना ये है 4 mm। और बताइए डिस्टेंस को किससे डिनोट करते थे हम लोग, डी से, स्मॉल लेटर की। ये है 4 mm। अगर mm को चेंज करना है आपको तो 10 की पावर -3 से गुणा करेंगे। फिर और आगे बढ़ो, इनके बीच में इस माप, ये जो लिखी 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, गुणे में यहाँ गुणे का चिन्ह है, नाप की एक वैद्युत रोधी पट्टी प्लेट रखी है। मान लो ये कोई प्लेट रखी वैद्युत रोधी, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक 7 है, मतलब के का मान दे रखा है आपको 7। इस संधारित्र को 200 वोल्ट, कितने वोल्ट तक आवेशित करना है, 200 वोल्ट। तो V का मान है अपने पास 200, V का मान है 200 वोल्ट। कितने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी, मतलब आपको Q का मान निकालना है। अब यहां पर समझिए जरा, सुनो, यहां से हमें सबसे पहले Q बराबर CV का फॉर्मूला लिखना चाहिए। Q बराबर क्या होता है बता दीजिए, C इंटू V, यही होता है फॉर्मूला। अब यहाँ पर समझो, अगर Q आपको निकालना है तो CV का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर लीजिए। चेंज करेंगे तो बताओ ये Q है। क्या आपको C का मान पता है, यहाँ कहीं भी नहीं पता है। तो C बराबर बताओ, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है कि नहीं, बताओ किसके लिए, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए है। और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, A/0 लेकिन अगर माध्यम है तो क्या आ जाता है K, क्योंकि यहाँ पर K का मान दिया है। और आगे कितना लिखा है बताइए, V। तो Q बराबर K की वैल्यू कितनी बताइए, 7। A का मान कितना है, ये 24 गुणे 10 की पावर -2 गुणे ε0 का मान 8.85 गुणे 10 की पावर -12 गुणे में V का मान कितना है बताइए, 200। नीचे आ जाएगा स्मॉल लेटर में D, D की वैल्यू कितनी, 4 गुणे 10 की पावर -3।
4 से इसको 6 बार में काटा जा सकता है, कट जाएगा 4 से 24। तो Q का जो मान आ रहा है वो देखो ये 7 है, ठीक है, और ये 6 और ये 8.85। फिर ये वाला 200 को हम लिखेंगे 2 गुणे 10 की पावर 2, समझ आया ना, 200 को 2 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हो। और इन पावरों की बात करो, देखो ये दोनों पावर जुड़ जाएंगी तो 10 की पावर माइनस की 14, 12 2 14, और ये जो -3 है ऊपर भेजेंगे तो प्लस के 3। एक बार फिर से देखिए, ये 7 ये 6 ये 8.85, 200 को 2 गुणे 10 की पावर 2 और 12 और 2 मिलकर 14 और 10 की पावर -3 ऊपर गई +3। अब इनको गुणा कर लो, देखो इसका गुणा करते हैं हम लोग पहले, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अट्ठे 16 1 17, 2 अंक में दशमलव, गुणे में कितना है 6 और गुणे में कितना है 7, गुणे 10 की पावर ले लो 14 में से देखो 3 और 2 मिलकर कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस की हो जाएंगी। अब ये 14 में से 5 घटाओगे तो माइनस की बचेंगी 9। फिर गुणा करो इसको, अब एक और गुणा कर लो आसानी से, देखो जीरो से कोई मतलब नहीं है ना, सबको छोड़ दो, तो 7 से गुणा करो, 6 से, 6 सते 42 के 2 और 6 सते 42, 42 4 46, 6 हासिल आ गए 4, 6 के 6 4 10। अब एक अंक में दशमलव लगाना, क्योंकि जीरो अब अगर लगाना है तो यहाँ पर ऐसे 2 लगाओ, ठीक है, 0 लगा के, बच्चा कितना 7 और गुणे में 10 की पावर माइनस की 9। फिर गुणा कर लो इसको, 7 0 0, 7 दूने 14 के 4 हासिल आ गए 1, 7 छंगे 42 1 43, 7 0 0 4 हासिल 7 के 7 और 2 अंक में दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 2 अंक में दशमलव, गुणे 10 की पावर माइनस की 9। अगर आप इसको 3 अंक दशमलव खिसका के लाओ तो 1 2 3 यहाँ आ जाएगा, तो 0.74। अब 3 मिनट छोड़ दो और गुणे 10 की पावर कितनी बचेंगी बताइए, 6। बताओ कैसे, देखो ये 3 अंक इधर लाए तो 3 पावर प्लस की बड़ी होंगी, यहाँ कैसी है माइनस की, तो 9 में से ये 3 घट जाएंगी तो कितनी बच जाएंगी 6। अब एक बात बताइए आप, Q का जो मान आया है वो 0.74 गुणे 10 की पावर -6, तो क्या -6 को हम माइक्रो लिखना सीख चुके थे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.74 माइक्रो कूलाम, क्योंकि आपके बुक में आंसर आएगा माइक्रो कूलाम में, ध्यान रखिए, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ये माइक्रो कूलाम। इतना समझ आया सबको, कोई दिक्कत है किसी को नहीं, तो देखो यही चीज़ निकालना था, आवेश की आवश्यकता होगी तो इतने आवेश की आवश्यकता पड़ेगी। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन, समझ आ रहा है पूरी तरह से, ठीक है, अगला क्वेश्चन सीखिए जरा। सुने, इसमें क्वेश्चन नंबर 20 और 21 दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर पहले 20 पढ़ो, कह रहे हैं एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र, बताओ कौन सी संधारित्र है, तो समांतर प्लेट संधारित्र है, ये बात याद रखिएगा। कह रहे हैं को कि प्लेटों का क्षेत्रफल, जो प्लेटों का क्षेत्रफल है वो कितना है बताइए, प्लेटों का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व इनके बीच की दूरी 5 mm है। इसकी प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। ये इतना पढ़ लिया, बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच, यहां पर प्लेट है, प्लेटों के बीच का स्थान एबोनाइट से भर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए, अब जो ज्ञात करना है वो इधर लिखा हुआ है। प्लेटों के बीच नया विभवांतर, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं और प्लेटों का प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन में दे रखी हैं, जो पता करना है आपको, यहाँ पर समझिएगा ज़रा। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता है समांतर प्लेट संधारित्र है जिसका क्षेत्रफल कितना बताइए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम ए से डिनोट करते हैं, वो है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए अब यहाँ से ए को चेंज कर लो इसे, तो 100 गुणे 10 की पावर कितनी आ जाएंगी, -4 मीटर स्क्वायर। 100 को आप क्या लिखा करते थे, 10 की पावर 2, तो इसको हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, इसको 10 की पावर -4,
तो यहाँ से बताइए जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। फिर प्लेटों के बीच की दूरी कितनी बोलिए 5 mm है, तो जो डिस्टेंस है वो है 5 mm। चेंज कर सकते हो 5 × 10 की पावर -3 मीटर। और प्लेटों के बीच बैटरी द्वारा 300 वोल्ट का विभवांतर V का मान है 300 वोल्ट। बैटरी को हटाकर प्लेटों के बीच स्थान पर एबोनाइट भर दिया जाता है। पहले एक बात समझना, पहले तो ये सारी बातें थी, पहले ऐसे था, समझो ध्यान से मेरी बात को। जैसे ये पहले समांतर प्लेट संधारित्र था, ठीक है, इसकी जो डिस्टेंस थी वो ये लिखी थी, इनका क्षेत्रफल प्लेटों का ये ऊपर लिखा था, और विभवांतर कितना था बताओ 300 वोल्ट। फिर इसके बाद सेकंड कंडीशन ऐसे करते हैं कि इसी प्लेटों के बीच में यहाँ पर एबोनाइट भर देते हैं हम लोग। क्या भर देते हैं बताइए? एबोनाइट। पहले मतलब नहीं भरते थे, एक कंडीशन के बाद भर देने लगे। तो फिर ये कह रहे हैं कि बताओ प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या हो जाएगा और संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक और अंतिम धारिताएं से मतलब क्या समझ रहे हैं आप बताइए? प्रारंभिक का मतलब जब एबोनाइट भर नहीं रहते तब बताओ धारिता, और जब भर देते हैं तब बताओ। मतलब जब माध्यम नहीं है तब के लिए बता दो, और जब माध्यम आ जाता है तब के लिए बताओ। और तो पहले एक एक करके हम निकालते हैं यहाँ से। देखो फर्स्ट नंबर को हल करो। फर्स्ट नंबर में क्या पूछा गया है? प्लेटों के बीच नया विभवांतर मतलब V डैश का मान, और K की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो। एबोनाइट के लिए ये है K, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ K की वैल्यू साथ में इधर ही। K बराबर है 2.6। K बराबर कितना है? 2.6। तो ये फर्स्ट नंबर में समझिए। आपको ये पता था कि नहीं कि जो V का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होता था ऐसे। बस एक बात बताओ, ये तो पहले जब निर्वात होता था तब के लिए, अगर माध्यम आ जाता था तो बटे में K रखते थे कि नहीं? यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर नहीं समझो तो यहाँ पर रखते थे, यहाँ बटे में ही तो था। तो एक बात बताओ, अगर मैं सही से पूछूं तो जो नया जब माध्यम आता था तो माध्यम के लिए जो नया आता था तो इस V के बटे में कितना कर देते थे बताओ? K। बस वो बन के जो तैयार होता था वही बन जाता था। तो जो नया आएगा वो ऐसे ही आएगा, V डैश बराबर क्या आएगा? V के बटे में K। तो वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पर और देखो कितना आंसर आएगा। V का मान पहले कितना था? 300, और जब माध्यम भर दिया जाता है तो उसका परावैद्युतांक कितना है? 2.6। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा लो, 2 से काटो इसको, 2 से 13 बार में कट जाएगा, 2 से 15 बार में कट जाएगा। अब ठीक है, इसको अगर काटोगे तो V डैश बराबर 13 के 13, कितने बचेंगे बोलो? 2 बचेंगे ना, तो 2 और 0 मिलकर 20, तो फिर से 13 के 13। अब कितना बचेगा अपने पास? 7, तो 13 पचे 65, समझ आ रहा होगा। फिर 5 बचेंगे, 13 × 39, फिर आगे तो मान लो लगभग इतना ही वोल्ट मानो, क्योंकि बुक में लगभग इतना ही दिया होगा आपके, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो लगभग में आप मान लेना कि लगभग में कितना है बताओ? 115 वोल्ट। चाहो तो इसको तुम 13 × 39 भी कर सकते हो, ध्यान रखना, और आगे ना करो। क्या ये फर्स्ट वाला आंसर समझ आ गया आपको? फर्स्ट नंबर में कैसे निकालना था? नया वोल्टेज। नया वोल्टेज क्या होगा? पहले वाले वोल्टेज में K के मान से हम कर देंगे भाग, जो बन के आएगा वही हो जाएगा आंसर। सेकेंड नंबर पे चलते हैं। देखो फिर सेकंड नंबर में क्या है। समझिए जरा, सेकंड नंबर में क्या पूछ रहे थे? संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। प्रारंभिक का मतलब जब एबोनाइट नहीं भरा था, मतलब निर्वात की धारिता। तो हम लिखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्रारंभिक धारिता। तो फॉर्मूला क्या बनाया जाएगा बता दीजिए? C बराबर A/0/D, बस इतना ही बनाया जाएगा, और वैल्यू पुटअप करो तो C का मान जो आएगा वो A की वैल्यू कितनी है अपने पास? ये 10 की पावर -2। एप्सिलॉन का मान 8.85 × 10 की पावर -12। स्मॉल लेटर में D का मान 5 × 10 की पावर 3 -की।
5 इसको काट लो, 5 1 5 दशमलव 5 सते 35 और फिर 5 सते 35, तो सी का मान आ गया 1.77। पहले ये लिख लिया जाए, और ये 12 माइनस की 2 माइनस की मिलकर कितने हो जाएंगे, माइनस की 14। नीचे क्या बचा है बताइए, 10 की पावर माइनस की 3। तो सी बराबर कितना आएगा, 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 14। ये माइनस 3 ऊपर भेजेंगे तो प्लस की 3 हो जाएंगी, तो सी का मान 1.77 गुणे 10 की पावर 14 में से 3 घटा दोगे 11 फैरड। ये आ गया प्रारंभिक धारिता। अगर बात कर लें यहीं पर अंतिम धारिता की, धारिता जब एबोनाइट भर दिया जाए, देखो जैसे ये एबोनाइट भरोगे तो जो अब जो धारिता आएगी उसका नाम क्या देंगे आप बताओ, सी के नाम देंगे कि नहीं देंगे, और क्योंकि माध्यम आ गया है, और सी के मान किसके बराबर हुआ करता था, बोलो सी इंटू के बराबर। अब वैल्यू यहां पर रखो, ये सी के बराबर, सी पहले वाली धारिता कितनी है निर्वात में 1.77 और 10 की पावर माइनस की 11 गुड़े के का मान कितना दे रखा है बताइए, ये लिखा है 2.6, तो 2.6। अब गुणा करना है, इसका गुणा कर पाएंगे आप अपने आप से, बताओ एक लोग जल्दी से गुणा करके कितना आ जाएगा, गुणा करके बता दो, जो बन जाए वही आंसर कर लो एक बार गुणा, कि मैं ही कर दूँ, कर दें ठीक। 1.77 गुणे 2.6, 6 सते 42, 6 सते 42 4 46, 6 के 6 4 10, 2 सते 14, 2 सते 14 1 15, 2 1 के 2 1 3, 2 0 6 4, तो ये आ जाएगा 4 6 0 2, एक अंक 2 अंक इसके, 3 अंक में दशमलव गुणे में 10 की पावर माइनस की 11 फैरड, ये लो ये बन जाएगा। इसको केवल 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 11 फैरड भी आप लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देख लेना, 6 सते 42 2, 6 सते 42 4 46, 6 के 6 4 10, जो भी आ जाए अपने आप से लिख लेना, गुणा भाग तो आप कर भी सकते हैं, अगर कुछ गलत भी है तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं समझाने के लिए यहाँ आया हूँ, ठीक है, बाकी सही है वो सारी बातें, ठीक है। तो ये दो तक समझ आया कैसे करना है। तीसरे के लिए बता दें हम, प्लेटों का प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व, तो ठीक है देखते हैं, यहाँ से इतना मिटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं रही अभी, सी की बहुत ज़रूरत है, सी को ना भुलाइए, सी के दोनों मान लिख लो यहाँ पर। जो सी है वो है 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 फैरड, और जो सी के आया है वो आया है 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 11 फैरड। ये है 0 2 हटा देंगे। अब देखो इसके बाद से तीसरे के लिए, समझिए ज़रा थर्ड नंबर में क्या करना है। थर्ड नंबर में कह रहे थे प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व, तो अगर मैं लिखूं प्रारंभिक पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रारंभिक पृष्ठ आवेश घनत्व, अच्छा प्रारंभिक का मतलब क्या है, जब एबोनाइट नहीं भरा जाता है, मतलब जब निर्वात हो उस समय की। तो बताइए सिग्मा बराबर क्या फॉर्मूला सभी ने पढ़ा है, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए पढ़ाया था सबको मैंने, बता दीजिए, क्योंकि पृष्ठ आवेश घनत्व को सिग्मा से डिनोट करते हैं, लेकिन प्रारंभिक है तो यहाँ पर सिग्मा कर लो। अब एक बात बताइए, क्या आपको क्यू कहीं पर भी नज़र आ रहा है, हाँ या ना में जवाब दें, कहीं नज़र आ रहा है कहीं नहीं, तो Q को चेंज कर लो। Q बराबर क्या होता है जल्दी बताइए, सी वी, यही तो होता है, C और V बटे में क्या है बताइए A, वैल्यू पुटअप कर लो। C की वैल्यू कितनी निकली है 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11, ये निर्वात वाली है और ये माध्यम वाली है, तो यहाँ पर ये रखो 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11 गुणे में V का मान कितना था 300, नीचे क्या आएगा A का मान कितना है बताइए
10 की पावर माइनस की 2 सिग्मा 1। देखो 1.77, 300 को लिख सकते हो 3 गुणे 10 की पावर 2, 300 को 3 गुणे 10 की पावर 2, क्योंकि 10 की पावर 2 मतलब 100, 100 तिरके 300, और आगे क्या लिखा है 10 की पावर माइनस की 11। बताइए -2 ऊपर भेज देंगे तो प्लस की 2 बन जाएगी, सिग्मा 1। गुणा कर लो, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 2 23, 3 एक के 3, 2 5, 2 अंक में दशमलव, गुणे 10 की पावर 2, 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, प्लस की 11 में 4 घटा देंगे तो माइनस की 7, और ये किस में आ जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये समझ आ गया होगा सबको। ये हो गई पहले की। अब अगर बाद के बारे में निकालना चाह रहे हैं तो वो अपने आप से भी एक करने की कोशिश कर लीजिए। देखो सिग्मा 2 निकालोगे तो Q अपॉन ए ही लिखोगे, पर इस बार Q डैश कर लो थोड़ी देर के लिए, बताता हूँ क्यों। क्योंकि Q को इस बार CV तो लिखोगे, बशर्ते थोड़ा सा अंतर होगा। थोड़ा सा अंतर क्या होगा, यहाँ पर जब एबोनाइट भर दिया जाता है तब के बारे में बातें होंगी, और तब के बारे में बातें होंगी तो कुछ चेंजमेंट तो आएगा ही। अंतिम यहाँ लिख देते हैं, अंतिम अंतिम आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व, ये फॉर्मूला बनाओगे, पर यहाँ पर क्या लिखोगे, सी के। अच्छा बताओ, जब ये तुमने माध्यम के लिए लिया है तो वोल्टेज भी कौन सा लोगे आप, माध्यम के लिए, तो यहाँ पर भी डैश लगाओ, और बटे में क्या है ए, तो सिग्मा 2 की वैल्यू। अब सी के मान तो पता है आपको, कहाँ पता है, ये लिखा है दिख रहा है, तो ये कितना आ जाएगा 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस की 11। अब वी डैश का मान पीछे लिखा था मैंने, याद है क्या, कितना लिखा था, 115 लगभग लिखा था, तो लगभग 115 ले लो। नीचे ए का मान कितना था, 10 की पावर माइनस 2, तो सिग्मा 2 का मान जो आएगा 115 गुणे में लिखेंगे 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और 10 की पावर माइनस 2 ऊपर जाएंगे +2, तो सिग्मा 2 बराबर, इनका गुणा किया जाता है इधर। ठीक, इधर गुणा करो, 115 का गुणा कितने में करना है, 4.6 में, तो 6 पंचे 30, 6 के 6 3 9, 6 के 6, 4 पंचे 20, 4 के 4 2 6, 4 के 4 0 9 2 5 5 52 और 9, तो यह आ जाएगा 52 9 0, एक अंक में दशमलव तो यहाँ 0 लगा लो। ये 11 में 2 घटा दोगे तो माइनस की 9, तो सिग्मा 2 का जो मान आ गया अपनी तरफ ले आओ तो 5.29 गुणे 10 की पावर 2 अंक लाए तो 2 पावर और कम कर लो माइनस के 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ये बन जाएगा आंसर। समझ आ गया होगा सबको। तो इस तरह से पहली और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व भी निकल आए। बताएं किसी को कोई दिक्कत है तो। ये समझ आया ना। देखो जब आपको प्रारंभिक में लेना है, मतलब जब एबोनाइट नहीं भरना है एबोनाइट, तो फिर आपको निर्वात का अगर लेना है आपको वोल्ट ये धारिता, तो निर्वात का ही क्या लेना होगा, वोल्टेज। और जब अगर माध्यम की धारिता ले रहे हैं तो माध्यम का क्या लेंगे, वोल्टेज। सारी चीज़ें माध्यम के, क्षेत्रफल तो बदलता नहीं, जो है वही रहेगा। ठीक, तो ये तीनों हो गए। अब यहीं पर क्वेश्चन नंबर 21 को भी पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से समझिए जरा। ये लिखा है, कह रहे हैं यदि उपरोक्त प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। मतलब इन्हीं प्रश्नों के, समझ जाएंगे क्वेश्चन। पूरा सेम क्वेश्चन यही है। इसमें देखो तो प्लेटों के बीच से जो बैटरी है वो हटा दी जाती है, देखो दिख रहा है। और अब क्या कह दिया कि प्रश्न में बैटरी संधारित्र से जुड़ी रहे तब विभिन्न प्रश्नों के उत्तर क्या हो जाएंगे। तो यहां पर अब क्या होगा देखिए जरा। मैं एक को समझा देता हूं, कोशिश करना कि अपने आप से हो जाए, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन है। प्लेटों के बीच नया विभवांतर कब, जब बैटरी जुड़ी रहती है। एक बात मुझे बताओ, बैटरी का वर्क क्या होता है, बताओ वो क्या काम करती है बैटरी। यहां पर मान लो कोई एक इंस्ट्रूमेंट है,
तो ये पॉजिटिव सिरा है और ये नेगेटिव सिरा है, बन जाएगा ऐसे। अब बैटरी का मेन काम ये है कि किन्हीं भी परिपथ में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा है तो उसके सिरों के बीच एक निश्चित वोल्टेज क्रिएट कर लेना। समझ आई बातें? इनके बीच एक निश्चित वोल्टेज बना देना, वही है बैटरी का कार्य। समझे? अगर किसी एक सिरे में कम हो रहा होगा तो बैटरी बढ़ा देती है और किसी में ज़्यादा हो रहा होगा तो खींचकर थोड़ा सा क्या कर देती है, कम कर देती है। इसी वजह से एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ निगेटिव सिरा हो जाता है। तो बैटरी का मुख्य काम क्या है बताओ? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में अगर कोई इंस्ट्रूमेंट लगा तो उसको एक निश्चित वोल्टेज दे देना। समझ गए? मतलब एक निश्चित देने का मतलब क्या हुआ? कांस्टेंट वोल्टेज। तो बताओ जब बैटरी जुड़ी रहेगी उस समय क्या उसका नया वोल्टेज बदल जाएगा क्या? नहीं ना। तो क्या लिखोगे? जब बैटरी जुड़ी रहेगी। जब बैटरी जुड़ी रहेगी तब नए वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थात नया वोल्टेज V डैश बराबर कितना आ जाएगा? 300 वोल्ट। समझ आया? जितना रहा होगा परिपथ का उतना ही रहेगा। तो कितने वोल्ट थे? 300। तो कितना रहेगा आंसर? 300। समझ आया? दूसरे में बात करते हैं, संधारित्र की प्रारंभिक व अंतिम धारिताएं। एक बात समझो, जब धारिता निकाल रहे हो समांतर प्लेट संधारित की तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D से निकाल रहे हो। यहाँ पर कहीं V आया क्या? नहीं आया। तो फिर क्या प्रभाव? जो पहले आया था A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D वही क्या आएगा? अब भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा भाई? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D को जब हल किया आपने तो ये निकला था। तो अभी भी तो हल करोगे तो यही आएगा। तो धारिता भी लिख लेना अपने आप से। C बराबर हो जाएगी 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस की 11 फैराड। आपको निकालना होगा C के कितना हो जाएगा? 4.6 गुणे 10 की पावर माइनस की 11 फैराड। समझ आया? अब यहां पर कुछ और बातें। थर्ड नंबर में क्या है? प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व। इस बार बस थोड़ा सा बदलाव एक बार देख लीजिए जरा। सिग्मा 1 निकालोगे तो Q अपॉन V, Q अपॉन A, Q। अब यहां पर जब सिग्मा 1 निकालने की कोशिश करोगे तो Q जगह में CV अपॉन A लिखोगे। अब V की वैल्यू अब इस समय कितना रखोगे? 300। समझ आया? पहले भी 300 रखा था उस बार भी, तो यहां पर 300 रख लेना। तो देखो सेकंड टाइम उसमें कौन सा लिखा था? सेकंड टाइम में जब क्या करते रहे थे, माध्यम भर रहे थे, तब 300 आया था। इस बार इसमें पहले ही 300 आ जाएगा। तो बताओ यहां से अगर रखना है तो आप कितना रखोगे? C की वैल्यू बताओ कितनी है? कौन सी C की वैल्यू? पहले ये प्रारंभिक है, ये कौन सी है बताओ? प्रारंभिक। तो प्रारंभिक वाला कितना बताओ? 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। तो ये आ जाएगा 1.77 गुणे 10 की पावर माइनस 11। और गुणे में V का मान कितना है बोलो? 300। नीचे A का मान 10 की पावर माइनस 2। तो सिग्मा 1 300 को 3 गुणे 10 की पावर 2 लिखोगे, ये सबको पता है ना। तो हम 3 से गुणा कर लो। 3 7 21, 3 7 21 2 23 और 3 3 1 3 2 5, 2 अंक में दशमलव गुणे 10 की पावर माइनस 11। और ये जो 100 बचा होगा 10 की पावर 2 बनाएंगे, माइनस 2 ऊपर जाएंगे प्लस की 2। तो यहाँ से सिग्मा 1 की जो वैल्यू आएगी 5.31 गुणे 10 की पावर 2 2 4, 11 में 4 घटाओगे तो माइनस के 7 कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर बन के तैयार होगा। ये समझ आया यहाँ तक? अब इसी में ये करना है कि अंतिम जब निकालोगे अंतिम पृष्ठ आवेश घनत्व, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे बताओ? सिग्मा 2 बराबर, यहां से बनाओ आप सीधे, तो C के लिखोगे और इनटू में क्या लिखोगे? V बटे में A, यही तो लिखोगे, क्योंकि जब एबोनाइट भर दिया जाता है तब के। तो C को क्या लिखते हो? C K है ना, C इंटू K। तो K को मैं पहले लिख देता हूँ, K इंटू C
और आगे v अपॉन डी। तो ये v सी वी अपॉन डी, सी वी अपॉन डी का मान कितना है, ये है। तो ये सीधे a है, ये सॉरी a है, ये a है क्योंकि q अपॉन a है ना, a। तो यहाँ पर ये है a। अब ये बताओ सी वी अपॉन ए की वैल्यू निकाल चुके हो, ये लिखी है देखो, तो ये लिख लेना। तो ये k की वैल्यू कितनी है बताओ, 2.6 और गुणे में इसकी वैल्यू कितनी है 5.31 गुणे 10 की पावर -11। अब इसको हल करना आपकी जिम्मेदारी है, जो बन जाएगा। तो लास्ट टाइम वाला कहाँ है, ये है माइनस के साथ। तो ये जो हल कर लोगे, जो आएगा वो अपने आप से निकाल देना, वही आंसर हो जाएगा। ये लो, बस इतना काफ़ी है। ये बस आपको याद रखना है, बैटरी का मुख्य काम ये होता है कि कोई अगर परिपथ है उसके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एक निश्चित वोल्टेज को क्रिएट कर लेना, मतलब कम और ज़्यादा ना होने देना। तो ठीक वही काम है अगर संधारित्र लगा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र, अगर मान लो ये ऐसे में बनाऊँ, ये लो, ये समझो, जब इसको बैटरी से जोड़ दोगे, चलिए बैटरी से जोड़ोगे तो बताओ इस और इस बिंदु के बीच ये वोल्टेज कैसा रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा जब तक ये जुड़ी रहेगी। तो इस वजह से 300 ही रहेगा। जब 300 रहेगा धारिता में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके लिए इस तरह से फर्क पड़ेगा, और ये फिर इसके बाद ये निकाल देना, हल हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गया, 22 में चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। इसमें पढ़ो, इसमें क्या कहा जा रहा है। देखो, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 3 माइक्रोफैरड है। कितने संधारित्र हैं अपने पास, 3 टोटल, और तीनों की धारिताएं कितनी है, 3 माइक्रोफैरड। श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। समान, और यदि समांतर क्रम में जोड़ने पर तो, और फिर आगे लिख रहे हैं समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता कितनी होगी। दो बातें हैं, पहले 3 संधारित्र हैं, हर किसी संधारित्र की जो धारिता है वो अपनी कितनी बताएं, 3 माइक्रोफैरड। तो कह सकते हो जो C1 C2 C3 के मान है, C1 C2 C3 इन सभी के मान है 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड हो गए। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि तीनों पहले किस क्रम में जोड़े गए बताओ, श्रेणी क्रम में। लिखेंगे जब श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं फर्स्ट नंबर में, तो बताओ तुल्य धारिता कैसे निकालेंगे आप। तुल्य धारिता निकालने का तरीका क्या है। अगर श्रेणी का मतलब ये हुआ कि ये है एक पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र, तीसरा संधारित्र, ये जोड़ लिए तो ये हो जाता है C1 C2 C3। और इसका एक डेरिवेशन कराया गया था ना कि समांतर क्रम में लगे जो संधारित्र होते हैं उनका तुल्य धारिता 1/C किसके बराबर होती है, 1/C1 1/C2 और 1/C3। ये है श्रेणी क्रम की। श्रेणी क्रम का मतलब एक के जस्ट बाद फिर जस्ट बाद एक ही लाइन में जुड़े होना। तो ये श्रेणी में है तो ये फॉर्मूला लगाओ, तो 1/C इक्वल 1/C1 1/C2 1/C3। तो 1/C इक्वल 1/C1 की वैल्यू 3 है, इसकी भी वैल्यू 3 है और इसकी भी वैल्यू 3 है, हर किसी की 3। अच्छा, माइक्रो को चेंज करने की ज़रूरत नहीं। वजह देखो, C के मान पता है आपको और निकालेंगे किसका मान, C का ही निकालना है। तो जब C का पता है और C का ही निकालना है तो जो मात्रक है वही बस आगे लिख देंगे। माइक्रो में है तो माइक्रो ही लिख देंगे। तो यहाँ पर बताइए 1/C। ध्यान से देखेंगे तो 3 सब में है तो वही लासा बन जाएगा। जब नीचे के सेम हो तो ऊपर ऊपर के लिखने होते हैं, 1 + 1 + 1। तो 1/C के मान कितना आएगा, 1 1 1 मिलकर 3, 3/3, 3 से 3 खत्म, 1/1 अपोजिट भी करोगे तो C का मान कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड। ये लो, क्या बताओ इसमें कोई दिक्कत है। अगर समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होता था, C = C1 + C2 + C3, जितने जोड़े वो सब चलते रहेंगे ऐसे। तो अगले वाले में क्या है, समांतर क्रम में, तो इसको भी समझ लो। जब समांतर क्रम में जोड़े जाएं, जब समांतर क्रम में जोड़ दिए जाएं, ठीक, सुनिए ज़रा। समांतर क्रम के लिए एक मैं छोटा सा चित्र बनाऊं, इधर इधर ऐसे। जैसे मान लो कि ये है ऐसे, एक ऐसे गया,
फिर एक यहाँ से ऐसे मान लो, फिर एक कुछ ऐसे मान लो, और ये ऐसे करके जुड़े हैं इधर मान लो जिससे जुड़े हों। यहाँ पर बस मैं ये समझाने वाला हूँ, समांतर का मतलब होता है वो अलग अलग रास्तों में जुड़े होंगे। किस रास्ते में? अलग अलग। जैसे इस पॉइंट से देखो, C1 के लिए ये रास्ता चुनना होगा आपको जाने के लिए, C2 के लिए ये रास्ता, और C3 के लिए ये वाला रास्ता। जब अलग अलग उसमें जुड़ जाए तो समांतर क्रम में होते हैं। और समांतर क्रम के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो C बराबर होता है C1 + C2 + C3। ये किसका फॉर्मूला है? तुल्य धारिता की। किसकी? तुल्य धारिता की। लिखना चाहो तो यहीं लिख लो, तब तुल्य धारिता, फिर ये फॉर्मूला लगा दो तो C बराबर, बताइए C1 का मान 3, C2 का मान 3, और फिर इसका भी मान 3। 3 3 6 3 9 माइक्रो फैरड। ये लो, बताओ क्या कोई दिक्कत है किसी को अभी भी? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप मिलेंगे तो कर पाएंगे आप? ठीक, इसमें ये 22 के 22 नंबर। ठीक, तो फिर कराएं, सेव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद 22 23 24 सीधे आ गया है। अच्छा, 22 के बाद इसी में समझ लो, क्वेश्चन नंबर 23 मैं इसी पे जोड़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 23 ये था, क्योंकि इसमें टाइप नहीं हो पाया है, लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको। देखो, दो संधारित्र हैं, दो संधारित्र हैं जिनकी समांतर क्रम में तुल्य धारिता 24 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में 6 माइक्रोफैरड है। तो इनकी अलग अलग धारिताएं ज्ञात करें। ये है क्वेश्चन नंबर आपके पास 23। ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो अब इसको समझ लो ज़रा और बताना अगर कुछ दिक्कत हो तो। देखिए, अपने पास कितने संधारित्र हैं बता दीजिए? 2। उनकी धारिता समांतर क्रम में कितनी बताओ? 24 है। यहाँ पर कितना है? 24, 2 नहीं है, ये है 24 माइक्रोफैरड। अब सुनो ज़रा, 24 माइक्रोफैरड है और श्रेणी क्रम में कितनी है बताएं? 6 माइक्रोफैरड। तो हम लिखते हैं समांतर क्रम के लिए, समांतर क्रम में तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। मान लो 2 संधारित्र हैं, ऐसे समझिए ज़रा, और ये पहले समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। C1 है और मान लो C2 है, C1 और C2 ये हैं। जब ये समांतर क्रम में जोड़े गए तो तुल्य धारिता कितनी बताओ? 24। तो समांतर क्रम के लिए फॉर्मूला क्या बनाते हैं हम लोग? C बराबर C1 + C2। 2 हैं तो C1 + C2। यहाँ वैल्यू रखिए, तो C की वैल्यू आपको कितनी दे रखी बताओ? 24 दे रखी है इनकी तुल्य धारिता। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 और उधर कितना है बताइए? C1 + C2। आपको पता चला C1 + C2 का मान है 24। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वैसे ही अगर अब आप पढ़ें तो हम जानेंगे कि श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता। अब श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता था? 1/C = 1/C1 + 1/C2। यहाँ पर वैल्यू रख लो अब, तो 1/C। C की वैल्यू कितनी है श्रेणी क्रम में? 6, और इधर 1/C1 + 1/C2, तो 1/6। बताइए इधर ये C1 C2 लासा हो जाएगा तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो C2 + इसका गुणा इधर, तो C1। बताओ ये इधर अगर ध्यान से देखना भी तो ये 1/6 है,
इधर C1 प्लस C2 का मान देखो समीकरण 1 से कितना मिला है 24, और नीचे कितना है बताओ C1 इंटू C2। अब अगर देखा जाए तो इसको हम इसको इधर कर देंगे, इसको इधर कर सकते हैं, है ना, ये गुणा इधर हो जाएगा तो C1 और ये इधर इधर C1 C2 बराबर 24 गुणे 6 आ जाएगा, गुणा कर लो तो C1 C2 का मान आ जाएगा 6 चौके 24 के 4 और 6 दूने 12, 12 दो 14। ये इक्वेशन नंबर 2। इतना समझ आया सबको? पहली बार क्या करना है, समांतर क्रम में लगाना है तो C1 प्लस C2 कर लेंगे, जो बन जाएगा उसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर दोबारा श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे जो बनेगा उसको लिखते हुए यहां तक पहुंच आएंगे। अब इसके बाद काम करो, सूत्र एक लगाओ, बताना कितने लोगों को सूत्र याद था। अब देखो चूंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के बराबर आता है। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी ना। ये सूत्र किसने चैप्टर नंबर 1 में शायद एक क्वेश्चन में लगाया था, है ना, जिसमें कुछ 9, 5 और 4 करके आ रहे थे कूलाम आवेश जिनका योगफल 9 था, तो वहाँ पर ये सिखाया था, वहीं से फिर से ये आपको यहाँ पर लेना है। कैसे मैंने कहा, देखो ये आपको पता है ना C1 प्लस C2 का मान, C1 इंटू C2 का। अब इनको हल करना तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हल तो है पॉसिबल है, बशर्ते कठिन से सरल बनाने के लिए ये फॉर्मूला बना लिया जाता है कि C1 प्लस C2 है, कहीं से C1 माइनस C2 मिल जाए तो आसानी से हल कर लेंगे। तो बताओ इसको देखते हुए अगर आप हल करना चाहें तो a माइनस बी, तो a का मतलब होता है C1, b का मतलब यहाँ पर क्या होगा C2, तो क्या लिखोगे C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर माइनस 4ab, 4 इंटू C1 और C2। अब वैल्यू पुटअप करो यहाँ पर, जो बन जाए फिर बताना है। C1 माइनस C2 का मान नहीं पता है आपको, C1 प्लस C2 का मान ये लिखा है, देखो दिख रहा है 24, इसकी जगह में आ जाएगा 24 और इसका करेंगे स्क्वायर माइनस 4 गुणे C1 C2 का मान कितना है 144, तो C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 24 का 576 होता है स्क्वायर। इसका गुणा करो, 4 चौके 16 के 6, 4 चौके 16 के 17, 4 के 4 एक 5, ये तो पूरा सेम आ गया। जब सेम आ गया तो काट दो, क्या दिक्कत है। ये लो, ये पूरे घट जाएंगे ना, घट जाएंगे, कटेंगे तो नहीं लेकिन घट जाएंगे, वो हम लोग काट ऐसे काट देते बशर्ते ये घटते हैं, ये बात याद रखिए। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर बराबर 0, स्क्वायर हटाओगे तो उधर रूट लगेगा तब भी कोई फर्क ना पड़ेगा, वजह क्योंकि 0 है, 0 कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ पर आ गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 और 3 को हल करना है, किसको किसको, समीकरण 1 और समीकरण 3 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 3 से, 3 से। चलो रखो वैल्यू, बताओ पहला कितना है C1 प्लस C2 बराबर 24, ये वाले कितना है C1 माइनस C2 बराबर में 0। इनको जोड़ लो, जोड़ने पर तो बताओ ये खत्म हो जाएंगे, तो C1 C1 मिलकर कितने C1 2 C1, इधर 24 ही तो रहेगा। बताइए ज़रा यहाँ से क्या आएगा, 2 C1 इक्वल कितना है बताएं 24, ये 2 गुणे में इधर आएगा तो बट्टे में, तो 24 बटे में 2, 2 से काटो तो 12 बार में कटेगा, C1 का मान आ गया 12। अब बताओ ये चल किस में रहते हैं, माइक्रो में चल रहे हैं ना, माइक्रो में, तो जो C1 का मान आएगा वो किस में लिया जाएगा बताओ, माइक्रो फैरड। इतना समझ आया। फिर इसके बाद क्या लिखोगे, C1 का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में, तो हम लिख देते हैं C1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखो समीकरण 1 कितना है C1 प्लस C2 बराबर 24, C1 प्लस C2 बराबर 24, तो C1 का मान है 12, C2 ये है और इधर लिखो 24, ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और अगर घटाओगे 24 में 12 तो 12 ही रहेगा, इसमें भी क्या लिखोगे माइक्रो फैरड। इस तरह से दोनों के दोनों ये हल हो जाते हैं। क्या समझ आ रहे हैं सबको। तो ये वाला एक थोड़ा सा अच्छा रहा क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखना कि समांतर और श्रेणी जब भी देंगे तो ये फॉर्मूला काम में आता है, समझ जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हल कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलें, 23 खत्म।
ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, समझे? तो ये ज़रूरी भी है, अच्छा भी क्वेश्चन है, अगर मन लगा कर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। सुनिए ज़रा, इसमें क्या कहा जा रहा है? इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो परिवर्ती संधारित्रों में, परिवर्ती का मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा संधारित्र जो अपनी धारिता को बदल सकता हो, है ना, घटा या बढ़ा सकता है, उसे कहते हैं परिवर्ती। संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है। ये देखो, मिल गया। परिवर्ती का मतलब घटाना या बढ़ाना, बदल सकते हो जिसे हम। इनको संयोजित करके कम से कम व अधिक से अधिक कितनी धारिता प्राप्त कर सकते हैं? बस दो बातें हैं। अपने पास जो C1 और C2 का मान है, समझना, जो C1 है ये कहां से कहां तक जा सकता है बताओ? 10 पिको फैरड से कितने पिको फैरड तक पहुंच सकता है? 500 पिको फैरड। समझ आई बातें? ये कहां तक? ये C1 भी है और यही क्या है बताएं? C2। दोनों तो सेम है ना। दो परिवर्ती संधारित्र में प्रत्येक की, मतलब हर एक की, दोनों की 10 पिको फैरड से लेकर 500 पिको फैरड तक बदली जा सकती है। एक बात बताएं, C1 और C2 में ये होगी मिनिमम। बताएं क्या सही बात लिख रहे हैं हम लोग? और ये क्या होगी बताओ? मैक्सिमम। अच्छा एक बात बताएं, मेरे पास दो संधारित्र है, वो 10 से 500 तक जा सकते हैं। कितने से? 10 से 500 तक। तो बताओ इनकी कम से कम कितनी धारिता होगी? 10 होगी, है ना। एक की धारिता कितनी होगी? 10। तो वही बताओ, ये जो 10 है ये C1 और C2 के लिए मिनिमम का कार्य करेगा, और मैक्सिमम की जब बात होगी तो कितना जाएगा? 500। सबसे अधिकतम कहाँ तक जा रहा है? 500 तक। तो वो कितना हो जाएगा? अधिकतम वाला। और कम से कम कितना रह रहा है? 10। तो ये हो जाएगा मिनिमम वाला। तो अब यहीं से कंडीशन बना लो, लिखेंगे कम से कम धारिता के लिए C1 का मान कितना लेंगे आप? 10 पिको फैरड। और C2 का मान भी कितना लेंगे आप? 10 पिको फैरड। अब एक चीज और मुझे बताओ, कम से कम की जब बात हो, कितने? कम से कम, कम से कम। तो कम से कम के लिए क्या जोड़ते हो बताओ? समांतर और श्रेणी दो ही पढ़े हो, एक ये है और एक ये कंडीशन है। इन्हीं दो कंडीशनों में देखो, ये C1 C2, C1 C2, इसमें आओगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 करके निकालोगे। इसमें आओगे तो C बराबर C1 प्लस C2 करके आओगे। यही तो बात हुई। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे धारिता क्या निकालनी बोलो? कम से कम। कम से कम में धारिता भी इनकी 10-10 लेंगे। अब ये बताओ, इसमें कम से कम आएगा कि इसमें कम से कम आएगा? श्रेणी क्रम में कम से कम आएगा। क्यों? क्योंकि बटे वाले में तो बहुत कम हो जाता है ना। और मैंने लिखा ये, अच्छा एक एग्जांपल देते हैं। मान लो 10-10 है, थोड़ी देर के लिए समझो। तो 1/C करके निकालोगे तो 1/10 और 1/10। तो 1/10 1/10 मिलकर 2/10। तो 2 1 के 2, 2 5 10, मतलब C का मान आएगा 5। समझ आई बातें? इसमें निकालोगे तो 10 + 10। समझ आया ना? तो श्रेणी में क्या होता है? हमेशा कम आती है और समांतर में ज्यादा होती रहती। तो बताओ कौन क्या लिख रहे हो अभी? कम से कम धारिता के लिए, है ना। तो लिखोगे यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? श्रेणी क्रम लिखोगे। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। अब बताइए C बराबर 1/C बराबर क्या आएगा? 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C इक्वल 1/C1 की वैल्यू कितनी है? 10। इसकी भी वैल्यू 10। अब 1/10 1/10 मिलकर 2/10, 2 1 के 2, 2 5 10। तो 1/C का मान अगर 1/5 है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा C का मान कितना आ जाएगा? 5। बताओ किस में चल रहे हैं? पिको फैरड में। आंसर भी आप किस में लेंगे? पिको फैरड में। बस ये बन जाएगा पहला आंसर। कम से कम धारिता कितनी होगी बताओ? 5 पिको फैरड। अब आते हैं अधिक से अधिक के बारे में जानकारी लेते हैं। अब अधिक से अधिक तो जान चुके हो ना, समांतर में लगाएंगे। ठीक है,
अधिक से अधिक धारिता के लिए, अगर अधिक से अधिक धारिता की बात करते हैं तो फॉर्मूला किस में लगाएंगे? पहले तो ये बताओ कि वैल्यू क्या लेंगे हम लोग। वैल्यू जो C1 की लोगे वो 500 लोगे। क्यों? क्योंकि कहाँ मैक्सिमम के लिए कितना चाहोगे? 500। C2 का भी मान कितना लेंगे आप? 500 पिकोफैरड। ये मिल गए। अब देखो क्या लिखोगे? इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर। क्यों जोड़ रहे हैं समांतर क्रम में? दिमाग में कुछ चल रहा है? क्यों जोड़ रहे हैं? अधिक से अधिक लाना चाहते हैं हम, इस वजह से। तो C बराबर क्या आएगा? C1 प्लस C2। C बराबर 500 फिर 500, तो टोटल कितना आ जाएगा बताइए? 1000। अब किस में चल रहा है बताएं? पीको में, तो पीको फैरड। ये लो, ये बन गया आंसर। बताएं किसी को कोई दिक्कत है? कम से कम में किस में जोड़ा करेंगे हमेशा? बताओ जल्दी से। श्रेणी क्रम में। और अधिक से अधिक के लिए समांतर। अच्छा मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। जैसे आपके पास पता है एक है 100 पिको फैरड का संधारित्र, कितना? 100। और एक है एक और एक है 500। अगर इन सबको भी जोड़ दोगे ना, तो जो ओवरऑल श्रेणी क्रम में अगर जोड़े तो जो ओवरऑल निकलेगी ना तुल्य वाली, वो 1 से भी कम आएगी। मतलब ये मैं समझा रहा हूँ, अगर किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में कई संधारित्र जोड़े गए हैं और तो उनका जो तुल्य संधारित्र की धारिता निकलेगी वो उस परिपथ में जितने श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उनमें से जो सबसे छोटी वाली धारिता होगी उससे भी क्या आएगी? कम आएगी। तो समझ जाओगे ना, इस वजह से कहते हैं श्रेणी क्रम में हमेशा कम धारिता मिलती और समांतर में ज़्यादा, क्योंकि समांतर में सीधे जोड़ते चले जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेव किया गया? इसे सेव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ें। पच्चीस को पढ़ो एक बार। कहा जा रहा है 100 माइक्रोफैरड का समांतर प्लेट संधारित्र 400 वोल्ट तक आवेशित है। चलो समझो क्या क्या दिया है। 100 पिको फैरड मतलब ये C की वैल्यू है। 100 माइक्रोफैरड है, सॉरी 100 माइक्रोफैरड। और वोल्टेज इसका कितना है? 400 वोल्ट। यदि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधी कर दें, तो पहले जितनी रही होगी उतनी तो रही होगी ना। बाद में क्या कर रहे हैं आप? आधी कर रहे हैं। मतलब जो D1 की वैल्यू है वो तो D थी पहले, पर D2 की वैल्यू कितनी हो गई है? D/2। ठीक है, सुनिए। तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या होगा? तो नया विभवांतर क्या होगा? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो कितनी है बताइए? 100। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो बताएंगे हम लोग कि C बराबर A/0/D होती है। यही होती है। C की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 माइक्रोफैरड। तो माइक्रो में भी बना के रखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सुनिए ज़रा, क्योंकि बाद में क्या पूछा गया? विभवांतर पूछा गया। चलो ठीक है, इसकी वैल्यू अभी लिखो। A कोई मतलब नहीं, ε0 कोई मतलब नहीं, ये ε पूरा इधर ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है? अपॉन में D। इसकी वैल्यू कितनी है बताओ? 100। समझ जाएंगे? इसकी वैल्यू कितनी है? 100। अगर चाहो तो माइक्रो भी हटा दो, तो यहीं पर लिख दो। तो 100 को लिख सकते हो 10⁻2 और माइक्रो हटाने के लिए 10⁻⁻6। तो ये कितनी आ जाएगी बताओ? 10⁻⁻4 फैरड। तो यहाँ पर आ जाएगा 10⁻⁻4। कोई दिक्कत है इतने में किसी को? नहीं दिक्कत। ठीक, अब बात करते हैं नई धारिता के लिए। अब लिखते हैं जब प्लेटों के बीच दूरी आधी कर दें।
आधी कर दें तब धारिता C बराबर, बताइए जब आधी कर देंगे उस समय C की वैल्यू क्या बनेगी बताओ? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी डैश लिखोगे इसको, क्योंकि आधी करेंगे अब इसको चेंज करेंगे, तो जैसे ही आप चेंज करेंगे तो ये बन के आएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी बाई 2, बचेगा ऐसे। तो ये 2 डिवाइड में ऊपर चला जाएगा, इसका नाम C डैश दे दो, C डैश बराबर 2 इंटू में क्या आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एक बात समझो, मैं इसको थोड़ी देर के लिए बस इतना कर दे रहा हूँ, 100 समझाने के लिए। 100 है तो 100 माइक्रो में चल रहा है ना ये, तो माइक्रो में समझना कि ये जो वैल्यू है ये किसकी है बताओ? माइक्रो की। तो बताओ यहाँ पर आ जाएगा C डैश 2 गुणे, क्योंकि C ही तो निकाल रहे हो, तो अगर इसका मान माइक्रो में है तो इसका भी मान किस में आ जाएगा? माइक्रो में। तो यहाँ पर बताओ इसकी वैल्यू कितनी रखे हो? 100। तो यहाँ पर जो C डैश की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 200 माइक्रो फैरेड। कोई दिक्कत है इतने में? सबको समझ आया इतना? मैंने क्या किया है, बस इतना किया कि 2 बार अलग अलग धारिता निकाल ली। एक तो निर्वात के लिए दी थी, तो निर्वात से कुछ चीज़ें बन गई है, और जब आधी दूरी कर दी गई तो दूरी आधी की गई, मतलब कुछ चेंजमेंट किया गया तो बन के आ गया बाद वाली धारिता जब आधी कर दी गई। अब आगे पढ़ो, कह रहे हैं तो प्लेटों के बीच नया विभवांतर क्या हो जाएगा? और अच्छा, विभवांतर के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अब फॉर्मूला लगाएं क्या हम लोग? पहले देखो, अब समझना, C का मान इतना था, पहले विभवांतर कितना था बताइए? 400, और बाद में जो विभवांतर होगा वो हमें नहीं पता, और जो पहले धारिता थी वो कितनी थी बताइए? 100 माइक्रोफैराड। मतलब मैं आपको ये समझाऊं कि जैसे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इनके बीच की डिस्टेंस अगर d थी, तो जब डिस्टेंस d थी उस समय आपके पास C का मान इतना था, और V कहाँ है? V का मान इतना था, C का मान ये था, V का मान इतना था। अब कह रहे हैं अगर मैंने धारिता को आधी कर दिया तो ये धारिता मिल गई आधी। अब यहाँ पर हमें ये पता करना है कि तो अब नया, जब आधी दूरी कर दी गई है तो वोल्टेज कितना हो जाएगा? वोल्टेज कितना हो जाएगा? तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगा सकते हैं? कौन सा लगाएं? देखो हम लोग जानते हैं कि C बराबर, अच्छा यहीं से देख लेते हैं, लेकिन एक चीज़ आवेश दिया नहीं क्या इसमें? 100 माइक्रोफैरड है, विभवांतर है, संचित ऊर्जा में परिवर्तन क्या आएगा? CV² बन तो जाएगा, Q इंटू वी भी होता है, C बराबर Q अपॉन V होता है, पर Q कहाँ है? निकाल लें पहले Q यहाँ से, समझिए ज़रा। चलो मैं एक ये यहाँ पर एक चीज़ समझाता हूँ। मान लो संधारित्र थी अपने पास, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं इसको आवेश की मात्रा में कम या ज़्यादा कर रहा हूँ, नहीं कह रहे ना, मतलब आवेश तो सेम रहा होगा, ये थॉट से ला सकते हैं हम दिमाग में। तो ये जितनी D में थी उतनी ही अब D बटे ये उतने ही आधी दूरी में भी उतना ही आवेश है, ये समझ जाएंगे। आवेश का मतलब सेम होगा, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये तो नहीं कहा, डिस्टेंस आधी करने की बात कही, लेकिन आवेश को तो नहीं कहा, तो आवेश सीधे हम यहीं से निकाल सकते हैं। पता है क्यों? क्योंकि ये हमें निर्वात की, मतलब जब डिस्टेंस जितनी थी वो पहले थी, उसी समय के ये वोल्टेज है कि नहीं? जिस समय कि ये C है उसी समय कि ये V है, तो यहाँ से हम Q निकाल लेते हैं, हम सीधे निकालते हैं Q। तो Q बराबर क्या होता है? C इंटू V। तो यहाँ पर Q की वैल्यू मुझे नहीं पता, C का मान यहाँ वाला लेना है आपको, तो कितना लिख लें? 10 की पावर माइनस 4। देखो 10 की पावर माइनस 4। V की वैल्यू इसी समय की बताना, क्योंकि ये लिखोगे तो फिर गलत हो जाएगा, ये 400। तो Q का मान कितना आ जाएगा? 400 को 4 गुणे 10 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग, और ये 10 की पावर माइनस की 4 है। अगर देखा जाए तो ये 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2 ही लिखा है कूलाम में, क्योंकि ये घट जाएंगे आपस में। इतना समझ आ गया होगा। अब एक बात बताओ ज़रा, आवेश को चेंजमेंट करने की तो बातें कहीं नहीं गई कहीं पर, तो जब आवेश अब वही है, आवेश सेम है, तो अगर मैं लिखूं नया विभवांतर, V डैश बराबर, यहां से पहले फॉर्मूला समझो, ये V है, V निकालना है तो ये C Q के बटे में आ जाएगा ना, तो V बराबर क्या आएगा? Q अपॉन C। लेकिन अगर ये डैश है तो यहां पर आपको क्या लगाना होगा? डैश। Q चेंजमेंट नहीं करने, क्योंकि Q के बारे में कोई राय उसने दी नहीं, यहां पर वैल्यू रख दो, देखो क्या बनता है। Q का मान है अपने पास 4 गुणे 10 की पावर माइनस 2। C डैश बाद वाला कितना है बताओ? 200 माइक्रोफैराड। इसको चेंज करके देखो तो 200 गुणे 10 की पावर माइनस 6,
तो 200 को 2 गुणे 10 की पावर 2 और ये 10 की पावर -6। बताओ क्या बनेगा, 2 गुणे 10 की पावर 6 में से 2 घटाओ -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणे 10 की पावर -4। तो जो v डैश का मान है 2 दूने 4, तो 2 गुणे 10 की पावर -2, ये 10 की पावर -4 ऊपर जाएंगे तो +4, तो v डैश का मान आएगा 2 गुणे 10 की पावर 4 में से 2 घटाओगे तो 2, मतलब 2 गुणे 100 क्या आ जाएगा 200। समझ आया, कितना आ जाएगा 200। तो ये 200 वोल्ट आ जाएगा। मैं कहाँ लिख दूँ, इधर लिख दूँ। तो जो नया वोल्टेज है v डैश उसका मान आ जाएगा 200 वोल्ट। तो बताइए क्या समझ आया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बात है कि आवेश इस वजह से नहीं दिया गया था क्योंकि इस क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया था कि मैं डिस्टेंस के साथ आवेश के साथ खिलवाड़ कर रहा हूँ। उन्होंने ये बताया कि डिस्टेंस के साथ खिलवाड़ हो रही है, आधी हो रही है, बशर्ते आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और आवेश हम यहाँ से ना निकाल सकते थे, वजह ये जब दूरी आधी की गई थी तब की थी। तो जब आधी दूरी की गई थी अगर तभी का वोल्टेज पता होता तो हमें आसानी था, लेकिन हमें यही तो पूछा गया था कि जब आधी कर दे तो विभवांतर क्या हो जाएगा। तो यहां से तो निकल ना सकता था, लेकिन ये एक ही जगह की थी, जिस समय ये धारिता थी उसी समय ये वोल्टेज था, तो यहां से आसानी से आवेश निकाला गया। अभी एक और बचा इसी में, तो इसकी संचित ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो संचित ऊर्जा में परिवर्तन मतलब पहले ये सारी चीजें लिखनी है, बाद में आपको क्या लिखना है, कहां पर है, ये सी और ये वी लेना है। पहली बार में ये सी ये वी काम में आएगा, बाद में ये सी और ये वाला वी काम में आएगा। तो मैं इसको सेव करता हूं इतना, इसमें पहले नाम दे दूं मैं, इसका नाम कौन सा होगा, ये फर्स्ट नंबर हल हुआ है, ये कौन सा है, फर्स्ट नंबर। अब इसका सेकंड हल करेंगे। देखिए ज़रा, अब मैं एक एक करके मिटाता हूँ। ये सी डैश का मान इतना ध्यान देना, यहाँ पर वैल्यू लिखते चलें। बताइए जो सी का मान है सी डैश का वो कितना आया है 200 माइक्रो फैरड, मतलब इसको कितना लिखा था 2 गुणे 10 की पावर -4 फैरड। और जो वी डैश का मान आया था वो 200 वोल्ट है, वो है, बस इतना लिख गया। अब सारी चीजें हटाओ। ठीक है, अब सुनिए, लिखते हैं हम प्रारंभिक धारिता, वो प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा, प्रारंभिक ऊर्जा मतलब जब प्लेटों के बीच का जो वो धारिता संधारित कितनी थी और वोल्टेज इतना था। तो बताओ फॉर्मूला क्या बनता है, U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, यही बनाएंगे। तो U1 बराबर हाफ C1 की वैल्यू कितनी है बताइए, 4 10 की पावर -4 फैरेड। V1 का मान उस समय कितना है 400 वोल्ट, इसका करेंगे होल स्क्वायर। तो U1 की वैल्यू आ जाएगी 1/2 गुणे 10 की पावर -4, ये 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये 2 जीरो से कितने बन जाएंगे 4 जीरो। तो बताएं 2 अट्ठे 16, 1 2 3 4 जीरो। तो U1 की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -4 गुणे 8 और ये 4 जीरो तो 10 की पावर कितनी बना लेंगे 4। तो U1 की जो वैल्यू आ जाएगी ये 8 गुणे 10 की पावर 4, 4 खत्म हो गए तो ये 8 जूल आ जाएगा, ये निकल आया। फिर अंतिम अंतिम ऊर्जा या बाद में ऊर्जा लिख सकते हो, अंतिम ऊर्जा, इसका नाम क्या देंगे U2। U2 फॉर्मूला क्या होगा हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो U2 इक्वल हाफ C2 का मान कितना है, मतलब C2 का मतलब C डैश, ये हो गया C1 और इसके लिए ये किसका काम करेगा C डैश का C2 का, और ये किसका काम करेगा V2 का, ये C2 और ये बन जाएगा V2। ये सेकंड नंबर हल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा C2 की वैल्यू कितनी है 200, इसको क्या लिखे हो 2 गुणे 10 की पावर -4 गुणे V2 का मान कितना है 200 और इसका कर लेंगे होल स्क्वायर। तो ये V2 U2 है, ये U2 2 से 2 खत्म तो बचा 10 की पावर -4 और 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो के कितने जीरो हो जाएंगे वर्क करने पर 4। तो U2 का मान आ जाएगा ये 4 गुणे 10 की पावर 4 जीरो का मतलब 4 पावर प्लस की और इधर कितनी -4। तो ये कितना आ जाएगा बता दीजिए, यहाँ से आ जाएगा 4 जूल। अब पूछा क्या गया था ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, तो यहाँ से लास्ट वाली लाइन लिखो, ऊर्जा में परिवर्तन, ऊर्जा में परिवर्तन। इसके बाद आपको यहाँ आना है,
तो बताओ ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू बराबर U1 माइनस U2, डेल्टा यू, U1 की वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 4, तो घट के कितनी बचेगी 4 जूल। इतना परिवर्तन आ जाएगा। आया होगा समझ में सही से? ठीक है, एक और बचा, एक और बता दिया है। यहाँ से टाइप चेंज होता है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार आया है तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में और मज़ेदार क्वेश्चन है। इसमें कहा गया 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक वैद्युत परिपथ में इस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाती है। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए, अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। अब मैं यहाँ पर कारण वारण सब निवारण सहित बताता हूँ। देखो पहली कंडीशन, हम तो बिल्कुल अननोन है, हम नहीं जानते क्या है, बशर्ते कितने संधारित्र हैं बस इतना बता दो। 3 है, हर किसी की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। मान लो अगर आपने श्रेणी क्रम में जोड़ने की कोशिश की तो, मान लो मैं समझा रहा हूं फिर मैं तुम्हें समझाऊंगा कि कैसे सीधे। ये हो गया C1 C2 C3 हो गए 4 माइक्रोफैरड में चल रहे हैं। अगर इसमें जोड़ते हैं हम तो, जैसे मान लो मुझे पता तो है नहीं कि कैसे जोड़ेंगे, मैं तो सीधे कहता हूं ऐसे जोड़ो। देखो मैं तुम्हें समझाता हूं कि अगर मैं होता तो मैं तो यूं ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे करता, ऐसे, और फिर इनको ऐसे कर देता। ऐसे मैं बना लेता और तुम देखते हल हो जाता। पर ये बताओ जो बच्चे हैं वो तुम लोग कैसे करोगे, है ना? दिक्कत तो इस बात की कि मैं तो बता दिया मैंने 4 ये हैं, 4 ये, मुझे पता है इनका आधा बचेगा 2 और इधर ये समांतर में आ जाएंगे 4 2 6, मिल गया आंसर, है ना? पर जब मान लो आप सभी की बातें आएंगे वो कैसे करेंगे, तो मैं तुम्हें बिल्कुल थॉट्स लेकर चलता हूँ कि कैसे कैसे बनाना है आपको। जो आपके दिमाग में आएगा उसी में से आंसर निकालना सीखना है आपको। मान लो जैसे आपने पहले कोशिश की कि ऐसे ऐसे बनाएंगे और ये 4 है और ये भी, ये C2 है, ये भी 4 है और ये C3, ये भी 4 है, मान लो श्रेणी में जोड़ ले जल्दी जल्दी, तो क्या आएगा आंसर? दिमाग लगाओ सीधे, 1/C होता है 1/C1, 1/C2 और 1/C3। अब तुम्हारे दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि 1/4 1/4 1/4 टोटल आ जाएगा 3/4। अब बताओ 1/C का मान, 1/C का मान अगर 3/4 के बराबर आ रहा है तो C का मान 4/3 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या कभी भी 6 के बराबर हो सकता है? तो दिमाग में आया कि तीनों को श्रेणी में तो नहीं रख सकते। अब तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि तीनों को मान लो मैं किस में जोड़ रहा हूँ, समांतर में। अब समांतर में जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे? C1 + C2 + C3 समांतर के लिए। तो बताओ ये क्या आएगा? C बराबर 4 4 4 कितना आ जाएगा? 12। ये कभी 6 के बराबर नहीं आ सकता। तो दिमाग में एक बात तो आई अपने पास कि ना तो हम तीनों को श्रेणी में जोड़ सकते हैं ना तो तीनों को समांतर में। तो अब तो कहीं ना कहीं मिक्स वाला चलेगा, दिमाग में ये आना चाहिए। तो अब मिक्स वाले में भी दिमाग लगाओ, और अगर इतना कर लोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत ना पड़ेगी, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तुमने ये दिमाग लगाओ कि आपको लाना कितना है, बताओ 6 लाना है ना? तो मैं ऐसा करता हूं कि 2 को श्रेणी क्रम में रख रहे हैं। किसको? 2 को श्रेणी क्रम में रख रहे हैं और इसके बाद उसके साथ एक ये समांतर में जोड़ते रहे। तो इसका मान होगा 4, इसका मान 4, इसका मान 4, C1 C2 C3 माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड माइक्रोफैरड। अब यहां पर बोलो, हम लिखते हैं चूंकि C1 C2 श्रेणी में है, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो बताओ क्या आएगा? 1/C इक्वल 1/C1 + 1/C2। तो 1/C इक्वल 1/C1 की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू भी 4, 1/4 1/4 मिलकर 2/4 बनाएगा और 2 1 के 2, 2 दूने 4, तो कितना आ गया? 1/2। देखो 1/C का मान 1/2, तो C का मान कितना आ जाएगा? 2। पलट लोगे ना तो C बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर ध्यान से समझें, जब हम जिनको हल करते हैं उनको मिक्स कर लेते हैं। जैसे मान लो कुछ पैसे इधर थे कुछ पैसे इधर, अब इनको कलेक्ट किया तो निकल आए ओवरऑल जितने होने थे। तो क्या अब यहाँ पैसे रखे होंगे क्या? नहीं, इनका मिला हुआ रूप आया है। तो इन दोनों को जब मिला दोगे आप तो आंसर कितना आया है? 2 माइक्रोफैरड। तो दिमाग में एक चित्र नया बनाओ कि अब ये कुछ ऐसे बन के आया होगा।
इसका नाम होगा सी डैश, इसका नाम होगा C3। इसका मान आया है 2 माइक्रोफैरड, इसका मान है 4। क्या यही नहीं बन के आया होगा बताओ? क्यों? क्योंकि इन दोनों को हल किया गया तो उसका नाम है सी डैश। सी डैश ये फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर डैश लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि अभी एक संधारित्र बचा है, अगर बचा हो तो डैश करके चलते रहते हैं हम लोग। तो सी डैश की वैल्यू ये मिल गई, तो इन दोनों का हल सी डैश ऊपर, नीचे वाला नीचे। अब लिखोगे, क्या लिखोगे बताओ? चूंकि सी डैश व C3 समांतर क्रम में, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? C बराबर सी डैश प्लस C3। वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? C बराबर 2 प्लस कितना? 4। तो C का मान कितना आ जाएगा? 6 पिको माइक्रो, माइक्रो में चला है तो माइक्रोफैरड। देखो वही आंसर लाना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाता है। तो दिमाग में अपने रखिएगा कि किस किस तरह से करना है, जो भी जिस ऑप्शन से लगे उससे कर लो। अगर जैसे मैं बताता हूँ मैंने कैसे सोचा, मुझे ये पता चला कि अगर श्रेणी में करते 3 हैं तो दिमाग में तुरंत मेरे फॉर्मूला आना चाहिए 1/C1 1/C2 1/C3, ऐसे प्लस करते जाएंगे तो 1/4 1/4 1/4 3/4 आगे, कभी 6 के बराबर तो हो ही नहीं सकता। दूसरी कंडीशन है एक और, अभी मैंने कुछ एक दो क्वेश्चन पहले अभी मैंने बताया था ना, श्रेणी क्रम में अगर जितने भी संधारित्र की धारिता, जितने धारिता लगे होंगे संधारित्र, उनमें से उनकी जो धारिता होगी, तुल्य धारिता सबसे कम वाले से भी क्या आती है बोलो? कम। अगर तीनों 4 के हैं और इनको अगर श्रेणी में जोड़ोगे तो आंसर 4 से भी क्या आएगा बोलो? कम। तो 6 तो जा ही नहीं सकते, तो 100% है तीनों को हम श्रेणी में। अब समांतर के लिए दिमाग लगा लो एक बार सीधे कि C1 प्लस C2 प्लस C3, तो 4 तो सीधे तो 12 पहुंच जा रहे हैं, है ना? तो ये तो सीधे माइंड से ही अपने खत्म कि ना तो श्रेणी होगा ना तो समांतर। अब दिमाग ये लगाओ कि अगर मैं 2 को श्रेणी में लगाऊं दिमाग में ही, तो 1/4 और 1/4 आएगा, तो 1/4 1/4 2/4 आएगा, तो आंसर 2 आएगा। और अगर उसके साथ एक 4 समांतर में लग जाए ना, तो 2 और 4 किस में हो जाएंगे? 6। तो इस तरह समझ जाएंगे और ये आसानी से हल हो जाएगा। समझे ना? ठीक है, तो थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी करते रहें।